हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज अपन कैरोल रिवाइज करेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर एकदम अच्छे से। तो ठीक है, तो सबसे पहले अपन को मैटर्स क्या क्या इंक्लूडेड करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कंपनी क्या मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड्स, जिसके अंदर उसके पूरे पर्टिकुलर, जिसके अंदर क्या क्या आनी चाहिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स के अंदर, क्या उसकी क्वांटिटी डिटेल्स और उस पीपी की सिचुएशन क्या है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि कंपनी अगर मेंटेन कर रही है तो उसके जो प्रॉपर रिकॉर्ड शो कर रहे हैं विद फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, उसके बाद में और जो पीपी है उसकी वो उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन कराओ, और उसके बाद में मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल के साथ साथ में करा रही है उसको। और अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अगर आपको मिली है तो उसके उसके साथ आपने क्या प्रॉपरली डील करा है या फिर नहीं करा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो लाइक अदर देन प्रॉपर्टी, जो कंपनी ने अगर कोई लीज पे ले रखा है, कोई लीज एग्रीमेंट पे लेके, तो वो पीपी की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, क्या वो इन द नेम ऑफ द कंपनी है, और अगर नहीं है तो क्या क्या आपको देना है। तो अगर कंपनी के नाम पे तो कुछ नहीं करना, लेकिन कंपनी के नाम पे नहीं है तो क्या क्या करोगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ग्रॉस वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, और क्या वो प्रमोटर डायरेक्टर रिलेटिव एम्प्लॉय किसके नाम पे और कितने पीरियड के लिए है, और उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो बाद में फोर्थ पॉइंट आता है कि कंपनी अगर अपना रीवैल्यू करा है क्या, पीपी इंटेंजिबल एसेट, अगर कोई राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट है, अगर हाँ तो नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर करा है तो बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और स्पेसिफाई करना है कि जो अमाउंट ऑफ चेंज, मतलब आपने जो रीवैल्यूएशन करा है पीपी का, उसका जो चेंज है वो 10% ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी प्लस इंटेंजिबल एसेट। पीपीई प्लस इंटेंजिबल एसेट का अगर रीवैल्यूएशन की वजह से 10% ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू से अगर ज़्यादा है तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसके। ठीक है, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितना चेंज हुआ। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वन। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई प्रोसीडिंग्स होती है अगेंस्ट द कंपनी, तो कंपनी अगर फॉर हेल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी, अगर बेनामी प्रॉपर्टी अगर कंपनी अगेंस्ट प्रोसीडिंग चली हुई है कि कंपनी ने कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रखी है, तो अगर इनिशिएट है या फिर अभी पेंडिंग है, तो कौन से एक्ट के अंदर, बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर। तो अगर इनिशिएटेड है तो आपको डिटेल डिस्क्लोज करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ आपने आप सारे पॉइंट यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कि मॉड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ, आपको पेपर में क्या लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन चल रहा है कि आपको फटाफट रिवाइज करने हैं नोट से, और ये मॉड्यूल के अंदर आपके लिखा है आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद में इन्वेंट्री क्या आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करा है मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल्स पे। कि इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करा है मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल्स पे, और उसका जो अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है, अगर वो 10% ईच लास्ट ऑफ इन्वेंट्री, नॉट टोटल इन्वेंट्री, ईच लास्ट ऑफ इन्वेंट्री अगर 10% से ज़्यादा का मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है, तो यस, अगर है तो क्या उसको प्रॉपरली डील करा है मैनेजमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, और ये पूरा क्वेश्चन बनता है इन्वेंट्री के ऊपर। और उसके बाद में वर्किंग कैपिटल लिमिट, जो बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपने सेंक्शन कराई है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, और अगर उसकी जो वर्किंग कैपिटल की लिमिट जो आपने सेंक्शन कराई है 5 करोड़ से ज़्यादा, तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने उसके लिए आपने सिक्योरिटी पे रखा अपना करंट एसेट, तो क्या उसके लिए आप क्वार्टरली रिटर्न भर रहे हो, और आप क्या उसके एक स्टेटमेंट दे रहे हो, स्टेटमेंट इन एग्रीमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अगर हाँ तो बढ़िया है, आपको क्वार्टर रिटर्न तो स्टेटमेंट देना होता है इन एग्रीमेंट के अंदर, और अगर नहीं दिया तो आपको डिटेल्स डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, उसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट कि कंपनी ने दूसरी कंपनी को या किसी फर्म को, किसी एलएलपी को या फिर अदर पार्टी को, क्या या फिर उस कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करा है, या फिर कंपनी ने कोई गारंटी या फिर सिक्योरिटी दी है क्या, या फिर कंपनी ने ग्रांट करा है। एक तो कंपनी ने दूसरी कंपनी फर्म एलएलपी अदर पार्टी को लोन दिया है, या फिर दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करा है, या फिर किसी को गारंटी सिक्योरिटी दी है, या फिर किसी को लोन्स एडवांसेस ग्रांट करें हैं, और जो एडवांस ग्रांट करें क्या वो इन द नेचर ऑफ लोन्स है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इन द नेचर ऑफ लोन है तो आपको उसको रीज़न इंडिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जो एग्रीड अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, और उसके साथ में बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट बैलेंस शीट डेट कितना है, किसके अंदर, एक तो आपके सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर अगर एसोसिएट के अंदर कर देना, और बाकी के अंदर कितना कितना आपका एग्रीगेट अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन, क्या कंपनी इंटरेस्ट के प्रेजुडिशियल तो नहीं है। ठीक है, और जो शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या स्टिपुलेटेड टाइम पे है, अगर उसका क्या उसका रेगुलर रीपेमेंट और उसका रेगुलर आपको रिसीट मिल रही है, क्या आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था, कोई लोन दिया था, क्या उसका आपको
कि आप उसको रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल कर रहे हो या क्या आपको या आप उसके इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, क्या वो रेगुलर उसका रीपेमेंट कर रहे हो या उसकी रिसीट आपको मिल रही है। और क्या अगर उसका ओवरड्यू 90 डेज से ज़्यादा है तो आपको स्टेट करना पड़ेगा। और अगर आपने स्टेट कर दिया तो उसके लिए आपने रीजनेबल स्टेप्स लिए कि ये इतना ओवरड्यू क्यों है, कि इसके रिकवरी और प्रिंसिपल इंटरेस्ट के लिए आपको रीजनेबल स्टेप भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में लोन्स एंड एडवांसेस, कि अगर आपने क्या तो कोई लोन्स एंड एडवांसेस है, अगर कोई रीन्यू कराया है, कोई लोन से एडवांस से एक्सटेंड करा है, या फिर कोई आपने फ्रेश लोन ग्रांट करा है टू सेटल द ओवरड्यूज, अगर करा है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितना एग्रीगेट अमाउंट आपने रीन्यू करा है, ठीक है। और उसके बाद में आपने परसेंटेज ऑफ एज ऑफ एग्रीगेट टू द टोटल लोन्स एंड एडवांसेस कराया कितना, ठीक है। उसके बाद में अगर कंपनी ने ग्रांट करा है कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस विच इज रीपेबल ऑन डिमांड, तो उसका आपको एग्रीगेट अमाउंट और उसका एज ऑफ टोटल लोन ग्रांटेड और लोन्स किसको दिया है, क्या प्रमोटर को दिया है, रिलेटेड पार्टी को दिया है, तो क्या वो रीपेबल ऑन डिमांड है, या फिर अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है उसके टर्म्स पीरियड ऑफ रीपेमेंट, रीपेबल ऑन डिमांड है, ठीक है। और अगर बिना कोई स्पेसिफाई है टर्म पीरियड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। उसके बाद में आता है क्लॉज 4 लोन्स एंड एडवांसेस अगर इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, तो आपको चेक करना है कि उस कंपनी के ऊपर सेक्शन 185 और सेक्शन 186 लग रहेगा। 185 किसके लिए बात करता है, प्रोहिबिशन ऑन ग्रांटिंग और लोन की, कंपनी प्रोहिबिट तो नहीं है ना लोन ग्रांट करने के लिए, और लिमिट्स देनी है आपको ग्रांटिंग लोन की। फिर क्लॉज 5 आता है कि आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करें अगर आपने, तो क्या आपने डायरेक्टिव जो ऑर्डर्स होते हैं आरबीआई की, सीएलबी के, एनसीएलटी के, या फिर कोई अदर कोर्ट ट्राइब्यूनल की, क्या आपने उसको कंप्लाई करा है। और अगर आपने इन चारों अगर आपने कोई भी ऑर्डर कंप्लाई नहीं करा तो उस कॉन्ट्रीब्यूशन का नीचे कैसा है वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में आता है क्लॉज 6, क्लॉज 6 किसकी बात करता है, और कॉस्ट ऑडिट की। तो कॉस्ट ऑडिट किस में होता है, सेक्शन 148 में। तो आप क्या कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, अगर कंप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, और नहीं कर रहे तो बताओ। उसके बाद में स्टैट्यूटरी ड्यूज, स्टैट्यूटरी ड्यूज किसी अगर आपने कोई पीएफआई से इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट, कस्टम ड्यूटी से इनका कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज है, या फिर अगर कोई अनडिस्प्यूटेड अमाउंट अगर वो रेगुलर है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि स्टैट्यूटरी ड्यूज चलते रहते हैं। अगर वो रेगुलर नहीं है तो किस एक्सटेंट तक आपके जो अरियर्स है वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। रुको मैं यहाँ भी आपका चलाता है तो साथ में, तो किस सेक्शन का अरियर्स आउटस्टैंडिंग है एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा ड्यू है तो बताओ। अगर जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट का क्या क्या बताना है आपको, कितने अमाउंट का डिस्प्यूट है, और फॉर्म जहाँ पे आपका डिस्प्यूट पेंडिंग है, कि खाली में रिप्रेजेंटेशन टू कंसर्न डिपार्टमेंट, ओके। उसके बाद में क्लॉज 8, क्लॉज 8 बात करता है अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है अगर जो रिकॉर्ड नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो उसका अगर आपने कोई सरेंडर हुआ है या फिर आपको आपने डिस्क्लोज करा एज इनकम एंड इनकम टैक्स असेसमेंट, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा, या तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा या फिर डिस्क्लोज करना पड़ रहा है एज इनकम एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो वो क्या आपके प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम थी जो आपने रिकॉर्ड नहीं करी, जो आपकी प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम है, तो उसको आपने क्या प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लिया बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। उसके बाद में आता है अपना क्लॉज 9, रीपेमेंट ऑफ लोन्स बोरोइंग इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपने रीपे करा लोन्स बोरोइंग इंटरेस्ट, क्या अगर उसका डिफॉल्ट है, अगर वो डिफॉल्ट है तो उसका नेचर ऑफ बोरोइंग, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, उसके रिमार्क, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट और पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना है। तो और लेंडर वाइज आपको डिटेल देनी होती है कि बैंक की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की और गवर्नमेंट की, ठीक है। उसके बाद में आता है कि रीपेमेंट के अगर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया विलफुल, अगर कंपनी डिक्लेयर हो गई एज ए विलफुल डिफॉल्टर बाय बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अ लेंडर, ठीक है। और टर्म लोन, अगर आपने टर्म लोन के लिए अप्लाई करा तो किस पर्पस के लिए आपने लोन ऑब्टेन करा है, बता दिया तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो आपको रिपोर्ट करना होगा कि कितना अमाउंट ऑफ लोन डाइवर्ट करा है और किस पर्पस के लिए आपने वो जो लोन अप्लाई करा था उसको यूज़ करा है, ठीक है। उसके बाद में शॉर्ट टर्म फंड्स, अगर शॉर्ट टर्म फंड्स अगर आपने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज़ कर लिए, अगर नहीं गए तो बढ़िया, लेकिन शॉर्ट टर्म फंड्स को अगर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसका नेचर और अमाउंट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर कंपनी ने फंड्स लिए किसी एंटिटी से या फिर किसी पर्सन से, क्यों लिए, ताकि वो एब्लिगेशन मीट कर सके किसकी, अपनी सब्सिडरी की, एसोसिएट की, जॉइंट वेंचर की। नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई फंड्स उठा के अगर इन 3 की अगर ऑब्लिगेशन मीट करिए तो डिटेल्स देनी पड़ेगी किस नेचर का फंड्स उठाया और उसका अमाउंट कितना है। उसके बाद में अगर कंपनी ने लोन रेज करा है फॉर प्लीजिंग ऑफ सिक्योरिटी, जो कि सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर की, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कंपनी ने कितना डिफॉल्ट करा है रीपेमेंट ऑफ सच लोन। उसके बाद में क्लॉज 10, आईपीओ, एफपीओ, टर्म लोन अप्लाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, नो। अगर कोई दिक्कत नहीं है, यस। अगर हाँ तो डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी कि कितना डिफॉल्ट है, कितना डिले हुआ है और कितना सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन हुआ है रिगार्डिंग द एफपीओ, आईपीओ, टर्म लोन,
ठीक है। उसके बाद में इसका पॉइंट भी आता है कि अगर कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुई है, कोई प्राइवेट प्लेसमेंट करे, कोई कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, एज पर सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट और 62 अपना ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, तो अगर कंप्लाई करा है तो फंड अप्लाई करें फॉर द सेम पर्पस, तब तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपने सेम पर्पस के लिए जिसके लिए आपने ये सब इशू करे थे उसके लिए नहीं करा, तो नेचर अमाउंट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लॉज 11 बात करता है फ्रॉड की। फ्रॉड ऑन द कंपनी हो या बाय द कंपनी हो, ऑन द बाय ऑफिस या फिर एम्प्लॉय ने करा है। अगर नहीं करा तो आपने ADD4 फाइल करा, और अगर उसके बाद में आपने विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स को कंसिडर करा, और अगर आप इन्होंने अगर फ्रॉड करा है तो आपको नेचर अमाउंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में निधि कंपनी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, MCU के लिए भी और ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निधि कंपनी ने क्या कंप्लाई कर रहा है निधि रूल से। निधि कंपनी NBFC तो कंप्लाई विद द रूल्स क्या है कि जो उसका नेट ऑन फंड्स है डिवाइडेड बाय डिपॉजिट वो 1:20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में 10% अनइंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। उसके बाद में कोई डिफॉल्ट करा पेमेंट करने इंटरेस्ट रीपेमेंट, तो ये दोनों बहुत अच्छे से याद रखना, MCU में बहुत अच्छे से आते हैं दोनों। ठीक है। उसके बाद में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्लॉज अपना 30 एज पर सेक्शन 77 ऑडिट कमेटी एज पर सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में इंटरनल ऑडिट सिस्टम कंसल्ट करा विद नेचर साइज ऑफ द बिजनेस, रिपोर्ट करा इंटरनल ऑडिटर ने, उसको कंसिडर करा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में। फिर क्लॉज 15 नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डायरेक्टर या फिर कनेक्टेड पर्सन है तो उसने क्या सेक्शन 192 का कंप्लाई करा है, और जो डायरेक्टर और कनेक्टेड पर्सन है उन्होंने क्या कंपनी शेयर एक्वायर करा है विदाउट अप्रूवल या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में आता है अपना क्लॉज 16 NBFC। तो कंपनी रिक्वायर्ड है कि उसको रजिस्टर करना होगा अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द RBI एक्ट, जिसके अंदर उसको क्या उसने क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया गया। और उसके बाद में कंपनी जो कोर इन्वेस्टमेंट ग्रुप है क्या उसके क्राइटेरिया स्टिल फुलफिल्ड है क्या कि वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने के लायक है क्या। उसके बाद में कंपनी है कोई कैश लॉसेज इंकर करे करंट फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो आपको अमाउंट स्टेट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसने रिजाइन दिया, अगर हाँ तो उसके जो इनकमिंग ऑडिटर है उसको कोई उस रेजिग्नेशन से इशू तो नहीं है, उसका कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, उसका कोई कंसर्न तो नहीं है जो आउटगोइंग ऑडिटर गया है। तो जो इनकमिंग ऑडिटर आएगा वो पूछेगा कि जो आउटगोइंग ऑडिटर उसको इशू तो नहीं है और कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कंसर्न तो नहीं है ना, तो इसको आपको कंसिडर करके चलना है। उसके बाद में आता है अपना क्लॉज 19। क्लॉज 19 क्या बताता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर इज ऑफ ओपिनियन, कि ऑन द बेसिस किस बेसिस पे कि कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो, एजिंग जो एक्सपेक्टेड है, डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और जो बाकी कंपनी जो बाकी भी इंफॉर्मेशन होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और ऑडिटर को नॉलेज है ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट। अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, अगर ऑडिटर का ओपिनियन है कि इन पांचों चीज़ के अंदर अगर कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो क्या कंपनी केपेबल है कि वो मैच कर सके लाइबिलिटी एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट। अगर ये पांचों चीज़ें कंपनी अगर यहाँ पे मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या कंपनी केपेबल है कि वो अपनी लाइबिलिटी मीट कर सकती है ऑन बैलेंस शीट डेट, और क्या वो फॉल कर रही है वो लाइबिलिटी विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। ठीक है। क्लॉज 20 जो बात करता है कंपनी क्या ट्रांसफर करती है, इंपॉर्टेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से करना है इसको। क्या कंपनी ने ट्रांसफर करा अनस्पेंट अमाउंट टू शेड्यूल 7 ऑफ फंड एज पर सेक्शन 135 6 महीने के अंदर ऑन द एक्सपायरी फाइनेंशियल ईयर, ये तो याद होगा आपको लॉ के अंदर। और अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अदर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए आपको 3 साल का टाइम मिलता है। ठीक है। उसके बाद में स्पेशल अकाउंट एज पर सेक्शन 135 क्लॉज 6 रिगार्डिंग टू द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। उसके बाद क्लॉज 21 एंड ऑडिटर ने क्या ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशन या फिर कोई एडवर्स रिमार्क दिया कारो रिपोर्ट के अंदर इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर कोई क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क दिया ऑडिटर ने तो आपको इंडिकेट करना है, और डिटेल्स ऑफ द कंपनी पैराग्राफ नंबर ऑफ कारो रिपोर्ट। ठीक है। उसके बाद में आता है अपना क्लॉज पैराग्राफ 4 ऑफ कारो 2020। ये बहुत रेयरली आता है, बट तो आपके जो मेज 26 का एग्जाम है उसमें मोस्ट प्रोबेबली C कैटेगरी के जो भी टॉपिक्स है वहाँ से क्वेश्चन अराइज होंगे, तो ये आप पैराग्राफ 4 बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, आपको रीज़न बताना और बेसिस बताना टू बी स्टेटेड फॉर अनफेवरेबल क्वालिफाइड और आंसर, जो कि एबल नहीं है कि आप एक्सप्रेस कर सको ओपिनियन ऑन द अबाउ मैटर और उसके रीज़न। तो देखो मॉड्यूल में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो ये क्या बोलता है, व्हेन द ऑडिटर रिपोर्ट आंसर टू एनी ऑफ द क्वेश्चन रेफर इन द पैराग्राफ 3, अगर वो अनफेवरेबल है या फिर क्वालिफाइड है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है और उसको स्टेट भी करना है कि किस एक्सटेंट तक वो अनफेवरेबल है और क्वालिफाइड आंसर और या फिर कोई क्वालिफाइड आंसर दिया है। तो उसके बाद में वेदर जो ऑडिटर है क्या वो अनेबल्ड है कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा
ऑन एनी स्पेसिफाइड मैटर। उसके बाद में उसको रिपोर्ट करना है जो भी इंडिकेट कर रहा है सच फैक्ट टुगेदर विद द रीजन एज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गिव हिज ओपिनियन ऑन द सेम। ओके, आई होप आपका कार्य पूरा 15 मिनट में रिवाइज हो गया होगा। प्लीज लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनका 15 मिनट में पूरा कार्य रिवाइज हो जाए, ठीक है। और आपको पीडीएफ, आपको ये नोट्स की लिंक चाहिए तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ लिंक।